मूविंग फॉरवर्ड आपका जो SLO आ रहा है वो आ रहा है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। थिन फिल्म क्या होता है आपके पास? व्हाट इज थिन फिल्म? पतली कमरिया। थिन फिल्म आपके पास एक ऐसी फिल्म को कहते हैं, फिल्म में ऐसे मतलब काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट शीट होती है जो जिसकी लेंथ आपके पास कंपेरेबल होती है विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, सो एक ऐसी ट्रांसपेरेंट शीट या ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसकी लेंथ कंपेरेबल हो विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि वो आपके पास 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के दरमियान लेंथ वाली हो, इतनी छोटी हो, उसे हम कहते हैं थिन फिल्म। इसकी एग्जांपल आपके पास है, वो भी इतनी छोटी नहीं। आपके पास जो बबल्स होते हैं ना, कपड़े धोते वक्त यहाँ साबुन में से जो बबल्स निकलते हैं, वो बबल्स जो होते हैं आपके पास वो थिन फिल्म होती हैं। तो इसके अलावा आपके पास जो रोड पे जब अक्सर ऑयल वगैरह गिर जाता है, उसके ऊपर बारिश का पानी गिरता है, तो उसके दरमियान भी आपके पास एक थिन फिल्म बन जाती है। पानी के बुलबुले ना। हाँ, तो उसमें ये होता है आपके पास कि थिन फिल्म में जब लाइट पास करती है तो आपके पास कलरफुल वेन्स या कलरफुल पैटर्न्स बन के नज़र आते हैं। आपने अक्सर देखा होगा बबल्स में आपको कलरफुल पैटर्न्स नज़र आ रहे होते हैं। ओके, सो दिस इज थिन फिल्म्स। अब कह रहा है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स आपको एक्सप्लेन करना है। वैसे ये वाला टॉपिक, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई खास चीज़ नहीं, जस्ट एक्सप्लेनेशन एंड डिस्कशन है। ओके, वो वही पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है, उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ और इसकी आपको ना एक खास चीज़ भी मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट जो है वो रिवर्स हो जाएगा इन केस ऑफ थिन फिल्म्स। वो क्या है वो भी देखेंगे। तो मैं कह देता हूँ ये इसकी नॉर्मल लाइन है, ओके, और ये इसका क्या है, डी है, और डी आपका क्या है, कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट है। यहाँ से अगर आपके पास एक लाइट वेव आ रही है, ओके, वो इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे इंसिडेंट होके वो थिन फिल्म के अंदर चली जाएगी। बाहर आपके पास क्या है, एयर है, और यहाँ पे थिन फिल्म है, मीडियम चेंज हो रहा है। जब आपके पास लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होती है। लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, और जब डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो लाइट आपके पास कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी, ये ऐसे आई, इस तरह से बेंड होगी, और इस थिन फिल्म के थिन फिल्म के ऊपर वाले पार्ट, ये अपर वाला पार्ट है, थिन फिल्म के अपर पार्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है, और थिन फिल्म के बॉटम वाले पार्ट से दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाती है। अच्छा, और यहाँ पे इस पॉइंट के बाद वापस क्या, थिन फिल्म से बाहर जा रही है, वापस मीडियम चेंज कर रही है लाइट, तो वापस क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगी। और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस लाइन पे नॉर्मल होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लाइट इस साइड में कुछ बेंड हो जाएगी। ओके, एक ये चीज़। दूसरा, इस पॉइंट पे आपके पास लाइट रिफ्लेक्ट भी हुई थी, और इस पॉइंट पे आपका थोड़ा सा पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट हुआ था और थोड़ा सा पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया था। ओके, और ये दोनों लाइट की रेज जो आ रही है, अगर मैं इन पॉइंट्स का नाम दे दूं ए बी सी, और कोई पॉइंट नहीं आ रहा ना, तो लाइट, अच्छा इसको मैं कह देता हूँ डी, और इसको कह देता हूँ मैं ई, इसको मैं कह देता हूँ ए। ओके, सो डी ए जो लाइट रे आ रही थी, ये मेन लाइट थी, ये यहाँ पे स्प्लिट हो जाती है, एक आपके पास रिफ्लेक्ट हो जाती है, दूसरी रिफ्लेक्ट हो जाती है। ए से बी की तरफ रिफ्लेक्ट होके आती है, और बी से सी की तरफ रिफ्लेक्ट होके जाती है, और सी से डी तक और सी से एफ तक आपके पास अगेन रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। और आप देखोगे लाइन ए ई और सी एफ, यानी कि ए ई और सी एफ आपके पास क्या है, पैरेलल लाइट की वेव्स हैं, फाइन। लेकिन ये अगेन क्या है, इतनी क्लोजर हैं कि ये इंटरफेरेंस का अमल करेंगी।
कहीं पे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी और कहीं पे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। तो इस तरह से आपके पास एक लाइट वेव दो लाइट वेव्स की फॉर्म में स्प्लिट होके यहाँ से इंटरफेरेंस करेगी और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, जिसकी वजह से आपके पास कलरफुल पैटर्न्स बनते हैं। अगर लाइट आपके पास मोनोक्रोमेटिक है तो आपके पास डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी। अगर आपके पास लाइट मल्टी एटॉमिक यानी कि ज़्यादा कलर्स वाली है तो उसमें आपके पास क्या होगा, मल्टीपल कलर्स नजर आएंगे। फाइन, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स हो जाता है क्लियर। अब नेक्स्ट ऐसे लो जो कि आपके पास है न्यूटन रिंग्स का, उसमें भी आपके पास थिन फिल्म्स का ही आ रहा है। लेकिन अब एक मैंने कहा एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल चीज़ बताऊंगा इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में। वो क्या होगी, वो ये कि आपके पास लाइट इस पॉइंट पे, ये वाली जो लाइन है इस पॉइंट पे आपके पास लाइट का जो फेज है वो रिवर्स हो जाता है। पॉइंट बी पे फेज रिवर्सल हो रहा है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स जब भी आपके पास करोगे तो जब भी वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के ऊपर हिट करेगी, डेंसर मीडियम से टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या करेगी, अपना फेज रिवर्स कर देगी, यानी कि 180 आउट ऑफ फेज हो जाएगी। तो यहाँ से लाइट क्या होगी, 180 आउट ऑफ फेज होगी। देयरफॉर इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में आपके पास पाथ डिफरेंस इक्वल टू एम लेमडा होता है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, और पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2m प्लस 1 लेमडा बाई 2 होता है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये कब होता है, थिन फिल्म के केस में। ओके, वापस बी पॉइंट पे फेज रिवर्सल हो रहा है। अब फेज रिवर्सल हो रहा है रिफ्लेक्शन की वजह से। रिफ्लेक्शन का टॉपिक आपके बुक में तो है, एसएलओ में नहीं है, जिसकी वजह से हमने पढ़ा नहीं है। तो देखो, जब भी आपके पास वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के पास को हिट करेगी और वापस रिफ्लेक्ट होगी, तो उस केस में जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के ऊपर हिट करेगी तब क्या होगा, लाइट क्या हो जाएगी, 180 आउट ऑफ फेज हो जाएगी। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी पहले ट्रांसवर्स वेव के केस में। सपोज मैं यहाँ से रस्सी को पकड़ता हूँ, उस साइड में फिक्स करके किसी भी चीज़ में बांध देता हूँ, सही है। तो जैसे मैं यहाँ से जर्क दूंगा, सपोज करते हैं यहाँ से आपके पास फिक्स है, यहाँ से रस्सी फिक्स है और यहाँ से एक बंदा पकड़ के बैठा हुआ है, उसने क्या दिया, जर्क दिया। जर्क की वजह से इस रस्सी में आपके पास एक क्रस्ट प्रोड्यूस हो गया। ये क्रस्ट मूव करेगा आगे, यहाँ पे पहुँचेगा, आगे जाएगा, यहाँ पे पहुँचेगा, इस पे हिट करेगा। अब ये क्या है, डेंसर मीडियम है, सही है, फेस वाला पॉइंट डेंसर मीडियम होगा। यहाँ पे हिट करने के बाद आपका क्रस्ट उल्टा हो जाएगा, ट्रफ बन जाएगा और वो वापस आपके पास रिफ्लेक्ट करके आएगा, सही है। तो यहाँ पे 180 आउट ऑफ फेज रिवर्सल हो गया। उसी तरह से लाइट वेव में भी आपके पास फेज रिवर्सल हो जाएगा। तो यहाँ पर डेंसर मीडियम एयर आपकी रेयर मीडियम है और जिस पॉइंट से आपका टकरा रहा है इसमें एयर आपका रेयर मीडियम है और ये बी वाला पॉइंट जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है वो वाला क्या है, थिन फिल्म आपकी डेंस है। ओके, क्लियर है। अब न्यूटन रिंग्स भी आपके पास थिन फिल्म का ही केस है। ओके, तो उसकी मैं आपको जरा दिखा दूं किस तरह से बनी है। उसने एक प्लेन ऑफ कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, और उसे उसने पुट कर दिया है एक प्लेन ग्लास स्लैब के ऊपर, सही है। तो देखा जाए इन पॉइंट्स पे आपके पास क्या होगी, ईयर होगी, है ना। सो ये ईयर फिल्म है, यहाँ पे ईयर फिल्म एक्ट कर रही है एज अ
थिन फिल्म। तो यहाँ पे जो ईयर है वो एक्ट कर रही है एज अ थिन फिल्म। फाइन। अब आपके पास सेटअप कुछ इस तरह से बना हुआ है। एक गिलास स्लैब यहाँ पे रख दी गई है 45 डिग्री पे, और यहाँ से आपके पास लाइट रेज आ रही है। सही है। अब ये देखो, जब कभी आपके पास कोई लाइट वेव के दर सामने आप कोई शीशा रखोगे 45 डिग्री पे, तो लाइट आपकी बेंड हो जाएगी परपेंडिकुलरली। ये कॉन्सेप्ट सबको पता होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ चुके होंगे लास्ट ईयर फिजिक्स में, मैट्रिक में। तो आपके पास जब कभी कोई भी ग्लास वगैरह या कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो 45 डिग्री पे रखी हुई होगी, तो आपके पास, जैसे मैंने जी कर दिया, तो आपके पास जो लाइट आएगी वो परपेंडिकुलरली बेंड हो जाएगी, और यहाँ से लाइट आएगी अंदर। फाइन। यहाँ से आपके पास लाइट बाहर जाएगी, मतलब इस क्या कहते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस से क्या होगी, बाहर जाएगी। अगर मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन करके बाहर गई। अब यहाँ पे मामूली सी बेंडिंग होती है जो कि हमारे पास ऑब्जर्वेबल भी नहीं होती। तो जहाँ से थिन फिल्म स्टार्ट हो रही थी या जहाँ पे आपका जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है वो खत्म हो रहा था, तो इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुई है। इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूँ। अब ये नीचे आ रही थी तब, और जब नीचे वाला हिस्सा मतलब बॉटम पार्ट ऑफ थिन फिल्म या टॉप पार्ट ऑफ ग्लास स्लैब या आपका ग्लास स्लैब है, ओके। तो टॉप पार्ट ऑफ ग्लास स्लैब कहो या बॉटम पार्ट ऑफ थिन फिल्म कहो, पॉइंट बी, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी, अगेन फेज रिवर्सल होगा, ओके। बिकॉज एयर क्या है, रेयर है, और ग्लास स्लैब क्या है, डेंस है। तो यहाँ से फेज रिवर्स होगा और ये वापस ऊपर जाएगा, और यहाँ से ये ऊपर जाएगी, और ऊपर आपके पास लगा हुआ होगा एक माइक्रोस्कोप। फाइन। तो मैं कह रहा था यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऊपर जाएगी, सिमिलर वे में यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऊपर जाएगी और यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होके ऊपर जाएगी। तो मतलब ए पार्ट पे आपके पास एक तो मैं देखा रिफ्लेक्ट होके बी पार्ट से रिफ्लेक्ट हुई, और हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ लाइट ए से पहले रिफ्लेक्ट हो जाता है, जैसे थिन फिल्म में हो रहा था ना, उसी तरह से यहाँ पे आधा हाफ पार्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होता है, हाफ पार्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होता है। तो हमने रिफ्लेक्ट वाले कंडीशन को देख लिया, और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, सीधा साधा ऊपर जाएगा। सही है, यहाँ से सीधा ही ऊपर जाएगा। फाइन। तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके ऊपर जाएगा, ओके। ऊपर जाएगा तो वो इसमें से पास होता हुआ माइक्रोस्कोप में जाएगा। माइक्रोस्कोप में आप ऑब्जर्व करोगे, कोई ढक्कन वगैरह टाइप की कोई चीज़ है हाथ में? नहीं, ये कूलर का ढक्कन है ना, कूलर का ये मेरे पास। अभी सपोज करते हैं ये मेरे पास क्या है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, सही है, और मैंने आपको ये इमेज बना के दिखाई है कुछ इस तरह से। लेकिन माइक्रोस्कोप क्या ऑब्जर्व करेगा, इसके अंदर की चीज़ ऊपर से, है ना। तो जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे आप अंदर ये वाला हिस्सा देखोगे। फाइन। तो जब आप माइक्रोस्कोप से देख रहे होगे तो ये आपका प्लेनो कन्वेक्स लेंस कुछ सर्कुलर होगा, सही। और इसमें आप कुछ सर्कुलर रिंग्स देखोगे, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस देखोगे, उन्हें आप कहोगे न्यूटन रिंग्स। फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूटन्स रिंग्स। अब न्यूटन की रिंग्स हमें काम कहाँ आती है?
तो बहरहाल यूजेस के बारे में हमारे पास एसएलओ में लिखा हुआ नहीं है, बस ये कह रहा है एग्जेम्पलीफाई द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन रिंग्स, जो कि हम सीख चुके हैं कि किस तरह से क्या कहते हैं प्रोड्यूस हो रही है। ओके, तो अब इसका यूज़ मुझे पता है, वो ये कि आपके पास जो कैमरा के लेंसेज बनाए जाते हैं ना, कैमरा के लेंसेज में आप न्यूटन रिंग्स को यूज़ करके उस कैमरा की क्वालिटी वगैरह, लेंस की क्वालिटी को चेक करते हैं। नहीं आया समझ? अभी भी करते हैं या पहले करते थे? अभी भी करते हैं। कैमरा की जो लेंस बनाते हो उस लेंस की क्वालिटी को चेक करने के लिए न्यूटन रिंग्स को यूज़ किया जाता है। ओके, कंपनीज इसे यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ हुआ हुआ है, ये यूज़ हुआ हुआ है हायर फोकल लेंथ वाला। ओके, तो इसे लिख लेते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ हायर फोकल लेंथ। एक और चीज़ कि न्यूटन रिंग में आप देखोगे तो सेंट्रल पार्ट जो होगा वो क्या होगा? डार्क होगा। बस सेंट्रल फ्रिंज ऑफ न्यूटन रिंग होगी डार्क, बिकॉज यहाँ पे आपके पास देखोगे तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ग्लास स्लेब और आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दोनों क्या है? कॉन्टेक्ट में है। तो इस पॉइंट पे आपके पास जो एयर फिल्म है वो क्या है? ज़ीरो। मतलब यहाँ पे एयर फिल्म मौजूद नहीं है, बिकॉज ग्लास स्लेब और वो क्या कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दोनों कॉन्टेक्ट में है। तो यहाँ से जो लाइट आ रही है वो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और हमें पता है फेज रिवर्सल भी होता है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है? डार्क रिंग बन रही है सेंट्रल रिंग। फाइन, सो ये पॉइंट टू बी नोटेड, द सेंट्रल रिंग ऑफ न्यूटन्स रिंग्स इज डार्क। एक और पॉइंट, न्यूटन ने जब ये किया था परफॉर्म, ओके, तो उस बंदे ने इसको छुपा दिया था। न्यूटन ने जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, इसके रिजल्ट को उसने छुपा दिया था। क्यों? क्योंकि ये आपके पास इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म का नतीजा है, और इंटरफेरेंस हो रही मतलब आपकी लाइट क्या है? वेव है, और न्यूटन ने कहा था लाइट आपकी पार्टिकल है, तो इसकी थ्योरी गलत हो रही है, और ये बेस करके बैठा था उससे हाइजीन से, तो खुद को गलत साबित ना करवाने के लिए इसने अपने इस एक्सपेरिमेंट को साइड करके छुपा के रख दिया था स्टेशन। इसकी काइंड ऑफ ये क्या थी, क्या कह सकते हैं, इसकी ये फाउंडेशन कह सकते हैं, या इसने ना गलती से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया था और इसे छुपा के रख दिया था। लेकिन जब पता चला तो हमने भी नाम रख दिया न्यूटन्स रिंग्स। करना क्या चाहता था इससे? ऐसे ही ये एक्सपेरिमेंट करते करते ना, स्टडी करते करते इसके सामने आ गई। फाइन, सेंट्रल रिंग ही होगी, जो पॉइंट होगा उसे सेंट्रल रिंग ही कहेंगे। तो सेंट्रल पार्ट या सेंट्रल रिंग ऑफ न्यूटन्स रिंग इज डार्क। सही है। फिर इस आपका जो SLO8 के 9.4 वो होता है क्लियर। सही है। कोई भी